वेलकम स्टूडेंट्स। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम विभिन्न देशों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में मिस्र देश पर हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने मिस्र और उसकी सभ्यता को जाना और साथ ही नील नदी का विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम नील नदी पर बने असवान डैम पर चर्चा करेंगे। अगर कृषि के बिना मिस्र के आर्थिक ढांचे की कल्पना नहीं की जा सकती, तो सिंचाई के बगैर यहाँ की कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसीलिए 1954 में मिस्र की सरकार ने असवान शहर में नील नदी पर एक बांध बनाने का फैसला किया और आखिरकार 1959 में असवान डैम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और 15 जनवरी 1971 को रूस के राष्ट्रपति पदगोर्नी ने असवान बांध का उद्घाटन किया और उसके साथ ही मिस्र के करोड़ों जनों और भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय कर्नल नासिर का सपना पूरा हुआ। मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत एक विशाल बांध असवान के निकट बनाया गया, और इस भाग में पहले भी एक बांध ग्रेट डैम था, परंतु उसकी भराव क्षमता कम थी। अतः ग्रेट डैम से 4 मील दूर दक्षिण में असवान हाई डैम बनाया गया, जिसकी भराव क्षमता 200 फुट ज़्यादा थी। चूंकि वादी हाल्फा से असवान तक नील एक प्राकृतिक संकरी घाटी में होकर बहती है, अतः बांध बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद थी और इसी वजह से निर्माण हुआ असवान बांध का। इस असवान बांध की लंबाई 3830 मीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 980 मीटर है। इसकी भराव क्षमता 5 अरब 50 करोड़ घन मीटर है। अतः सिंचाई के लिए जलाभाव अब बिल्कुल नहीं रहा। विद्युत उत्पादन जो है इस बांध के द्वारा इस पर बने विद्युत ग्रहों से लगभग 20 लाख किलोवाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती हैं, जो मिस्र की आवश्यकता से कहीं अधिक है। अतः इस डैम की वजह से मिस्र के औद्योगिक विकास को काफी गति मिलती है। असवान के जलाशय का विस्तार चूंकि सूडान में भी है, अतः 8 नवंबर 1959 को जब असवान डैम का निर्माण प्रारंभ किया गया तो असवान के संबंध में मिस्र और सूडान में समझौता हुआ। और इस समझौते के जो मुख्य 2 बिंदु थे वो ये थे कि सूडान और मिस्र इस डैम के वार्षिक बहाव के जल लेने के दोनों अधिकारी होंगे। साथ ही जो दूसरा मुख्य बिंदु था इस समझौते का, जो दूसरा मुद्दा था वो ये कि वादी हाल्फा के दक्षिण में सूडान में असवान के जलाशय से प्रभावित क्षेत्रों में जो सूडानी लोग बसाव छोड़ेंगे, मिस्र उन्हें बसने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 15 मिलियन पौंड जो है वो क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। इस प्रकार अपने संपूर्ण निर्माण काल में असवान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दांवपेचों का केंद्र रहा। इसके निर्माण के लिए पश्चिमी देशों से पैसा न मिलने पर श्री नासिर ने स्वेज का राष्ट्रीयकरण किया। पश्चिमी देश इस प्रयत्न में रहे कि यह पूरा न हो ताकि इजराइल के शत्रु देश की आर्थिक संपन्नता न बढ़ सके। अंततः रूसी वित्तीय और प्राविधिक सहयोग से यह विशाल योजना पूरी की गई। असवान बांध को जानने से पहले हमें उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बांध होते क्या है। एक्चुअली बांध बड़े पैमाने पर नदियों या विशाल धाराओं पर निर्मित बैरियर्स होते हैं जो मानव उद्देश्यों के लिए पानी के प्रवाह को सीमित करने और उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो उद्देश्य हैं वो इरिगेशन हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, जल विद्युत शक्ति उत्पादन हो सकता है, जलापूर्ति हो सकता है, बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, नेविगेशन हो सकता है, फिशिंग और रिक्रिएशन मनोरंजन भी हो सकता है। और पानी का ये जो कन्फाइनमेंट है वो लेक्स और जलाशयों, झीलों और जलाशयों का निर्माण करता है। असवान हाई डैम
इसका जो निर्माण कार्य है वो 1959 ईस्वी में शुरू हुआ। मिस्र के दक्षिण में ये बांध स्थित है। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ उसके 10 साल बाद ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। तटबंध जो हैं इसके, उनकी ऊंचाई लगभग 111 मीटर है और चौड़ाई लगभग इसकी 1000 मीटर है। कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए असवान हाई डैम का निर्माण किया गया और वो जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना, गर्मियों में वार्षिक बाढ़ के पानी को रोकना, बिजली पैदा करना, सिंचाई के लिए पानी का भंडारण करना और साथ ही साथ नदी के प्रवाह को संतुलित करना ताकि लोग नदी पर यात्रा कर सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए असवान हाई डैम का निर्माण किया गया। अगर डैम के ओवरव्यू को हम देखें तो हमने देखा कि बहुत सारे पर्पस थे जिनकी वजह से इस डैम का निर्माण कार्य को निर्मित किया गया, लेकिन इसके निर्माण के पीछे जो दो बड़े उद्देश्य थे वो थे फ्लड प्रिवेंशन यानी कि बाढ़ नियंत्रण और दूसरा था जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। इस डैम पर जो लागत हुई वो $1 बिलियन रही और 1970 में ये डैम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। इस डैम की जो ऊंचाई है ये ऊंचाई 111 किलोमीटर और 111 मीटर और ये ऊंचाई जो है वो जल स्तर से है ऊंचाई। रिजर्वायर जो इस पर बनाया हुआ है वो है नासिर लेक और उसका एरिया है लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर। वॉल्यूम, इसके जो भराव क्षमता है वो है 169 बिलियन क्यूबिक मीटर। पावर कैपेसिटी, जल विद्युत शक्ति उत्पादन की जो क्षमता है इसकी वो 21,000 मेगावाट है। लोकेशन, बांध का जो असवान डैम है वो मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिण में 600 किलोमीटर की दूरी पर ये बांध बना हुआ है और इस बांध का जो जलाशय है वो वादी हाल्फा से भी आगे तक फैला है। ये बांध इतना बड़ा है कि इसका 17% जलाशय जो है वो सूडान में है और शेष 83% जो है वो मिस्र में स्थित है। इस इमेज में हम अगर इसको जूम करके देखें तो एक इमेज में हम दे सकते हैं कि असवान हाई डैम के जो लेफ्ट में हम नासिर झील हमको दिखाई दे रही हैं और दूसरा जो इमेज है उसमें हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो असवान हाई डैम पर बने हुए हैं उनको देख सकते हैं। बांध को बनाने के पीछे जो बेनिफिट्स मिस्र को मिले वो इस तरीके से हैं कि कृषि के लिए जो विद्युत शक्ति का उत्पादन है मिस्र में वो 1/3 से आधा जो आपूर्ति है मिस्र की वो इसी बांध से पूरी होती है। सिंचाई के लिए पानी आपूर्ति के साथ साथ भंडारण की सुविधा इस बांध के द्वारा मिली है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। लगभग 8.2 मिलियन एकड़ क्षेत्र में साल भर सिंचाई की सुविधा मिलने से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। निचले नील बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण इस डैम की वजह से किया जा सका है। साथ ही साथ इस बांध ने नील को पहले से कहीं अधिक नौगम्य बनाया है। ये जो पैनोरमा व्यू है इसमें हम लेक नासिर को देख सकते हैं कि ये कितना विशाल है और इसकी भराव क्षमता का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। लेक नासिर, जब असवान डैम का निर्माण हुआ तो साथ ही लेक नासिर जो है वो डैम से 270 किलोमीटर की दूरी तक बनाई गई। अब्दुल नासिर हुसैन जो मिस्र के दूसरे प्रेसिडेंट थे और इन्हीं के नाम पर इस विशाल झील और इस विशाल रिजर्वायर का नाम रखा गया।
ये रिजर्वायर जो है वो दक्षिणी इजिप्ट में और उत्तरी सूडान में स्थित हैं, और ये जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और इस झील की वजह से मिस्र के लोगों को कृषि के लिए और अधिक भूमि उपलब्ध हो पाई है। असवान रिजर्वायर से जो बेनिफिट्स मिले हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण और सूखे पर नियंत्रण पाया जा सका है। कृषि के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिसिटी पावर में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। साथ ही मिस्र की जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी काफ़ी वृद्धि इस बांध के निर्माण के बाद हुई है। बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनको इस बांध के निर्माण के बाद उठाना पड़ा है। अक्सर ये देखा जाता है कि बांध के निर्माण के बाद भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि होती है, तो जाहिर सा है इस डैम के निर्माण के बाद भी काफ़ी भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक बाढ़ को रोक दिया जाता है, जिससे खेती की उर्वरता प्रभावित होती है। झील में सिल्ट बहुत अधिक बनने लग गया है, और जल जनित रोग जैसे कि बिलहर्जिया आदि जो है वो काफ़ी मात्रा में अब बढ़ गए हैं। नासिर लेक है उसमें वाष्पीकरण बहुत अधिक होने लग गया है। इस बांध के निर्माण के कारण सूडान और साथ ही साथ मिस्र के काफ़ी लोगों को जो है अपना लैंड लॉस करना पड़ा, और साथ ही कोई उपजाऊ सिल्ट जो है अब नदी में नहीं आ पाती हैं। सिंचाई क्षेत्र जो है इस डैम के आसपास वो लवणता से ग्रस्त हैं। साथ ही इस डैम की लागत भी काफ़ी उच्च थी। तो इस प्रकार असवान बांध से मिलने वाले बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज को देखने पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि बांधों ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनसे प्राप्त लाभ भी काफ़ी हैं, लेकिन नुकसान भी काफ़ी हैं। बांध निर्माण आज पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सबसे विवादित विषयों में से एक रहा है, और इस विषय ने विभिन्न समूहों के बीच टकराव पैदा किया है। समाधान न्यूनतम है, लेकिन बांध के स्थान के आधार पर नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार असवान बांध जो है मिस्र की अर्थव्यवस्था और उसकी संस्कृति पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। थैंक यू।